हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 26 फरवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के बारे में। हाल ही में रावी रिवर काफी चर्चा में रही है, इसके बारे में देखेंगे। देन ओटावा कन्वेंशन के बारे में देखेंगे। एक्सरसाइज वज्र प्रहार के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही एमएसएमई कॉरपोरेशन को लेकर के कुछ अग्रीमेंट्स साइन हुए हैं, हम उसके बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि रिसेंटली किस स्टेट को नक्सल फ्री स्टेट घोषित किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Which country announced plans to deploy 8 exaflop supercomputers in India to strengthen sovereign AI infrastructure? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने संप्रभु एआई बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए भारत में 8 एक्सफ्लॉप सुपर कंप्यूटर तैनात करने की योजना की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर जापान। आपको बताना है कि रिसेंटली कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है कि वो 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर्स इंडिया में डिप्लॉय करेगी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप देख सकते हैं The United Arab Emirates announced plans to deploy 8 exaflop scale AI supercomputers in India, and the announcement was made during the AI Impact Summit 2026 in Delhi. The supercomputers will have a peak compute capacity of 8 exaflop, marking a transition to exaflop scale AI infrastructure in India. So the system will operate under India-defined governance framework with full data sovereignty. And the project will be delivered by Abu Dhabi-based G42 and Cerebras in partnership with Ambigui and CDAC. So the initiative aligns with the India AI mission to enhance domestic AI development capabilities. एक्साफ्लॉप के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक यूनिट होती है कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस की which is equal to 1 quintillion floating point operations per second. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the export promotion mission, consider the following statements. So यहाँ पर जो निर्यात प्रोत्साहन मिशन है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। And second statement is the mission adopts a dual framework consisting of Niryat Protsahan and Niryat Disha. And third statement is it provides financial assistance for the establishment of overseas warehousing and e-commerce export hubs. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रही है। आपको बताना है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो कि वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ना कि एमएसएमई के द्वारा।
आप देख सकते हैं। Export Promotion Mission is implemented by the Department of Commerce, which falls under the Ministry of Commerce and Industry, not the Ministry of MSME. So, although its primary beneficiaries are MSME, the administrative control lies with the Commerce Department to align with the global trade policies. The mission utilizes a dual framework जो कि है निर्यात प्रोत्साहन and निर्यात दिशा monitored through digital systems. So ये जो मिशन है it includes specific logistics support component like flow and lift which facilitate overseas warehousing and the development of e-commerce export hubs to develop Indian goods reach in international markets more efficiently. और ये जो मिशन है इसका एम है टू रिड्यूस स्ट्रक्चरल बैरियर्स सच एज हाई लॉजिस्टिक cost and compliance challenges, ensuring that Indian MSMEs become globally competitive. So, by offering interest subventions and credit guarantees, it addresses the cost of capital issue that frequently hinders small scale exporters. So, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है इसको अनाउंस किया गया था जो यूनियन बजट रहा है 2025-2026 का। और ये 2025-2026 टू 2030 एंड 31 तक के लिए है जिसका जो आउटले है वो है 25,060 करोड़ रुपीस का। इसके स्ट्रक्चर और गवर्नेंस की बात करें अगर हम इस मिशन के तो इट इज एंकर्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री बॉडीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके साथ ही आपने देखा कि यहाँ पर दो स्कीम्स की चर्चा की गई है, निर्यात पोषण और निर्यात दिशा। सो निर्यात प्रोत्साहन जो है ये प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल सपोर्ट सच एज अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंस, इंटरेस्ट सबवेंशन, फैक्टरिंग, एक्सपोर्टर क्रेडिट कार्ड्स, कोलेटरल एड एंड क्रेडिट एनहांसमेंट फॉर एमएसएमईज। और जो निर्यात दिशा है वो प्रोवाइड करेगा नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट सच एज क्वालिटी एंड कंप्लायंस हेल्प, ब्रांडिंग, ट्रेड फेयर्स, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सेट्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Ravi River, consider the following statements. So यहाँ पर जो रावी नदी है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट ओरिजिनेट्स नियर द रोहतांग पास इन द जास्कर रेंज ऑफ हिमालयाज। सेकंड, under the Indus Water Treaty, the water of the Ravi are allocated exclusively to India. And third, the Ravi forms a part of the international boundary between India and Pakistan before joining the Chenab River. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है रावी रिवर से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि गलत हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो है फर्स्ट, जबकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये तो सही है कि ये रोहतांग पास से निकलती है पर वो जास्कर रेंज में स्थित नहीं है, वो है पीर पंजाल रेंज में। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। The Ravi River is one of the five major rivers of the Punjab region and it does originate near the Rohtang Pass, and this pass is located in the Pir Panjal range, not the Jaskar range. The river rises at an elevation of 4,400 meters and is formed by the confluence of Budhil and Tangtari.
अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, द थ्री ईस्टर्न रिवर्स जिनमें हैं रावी, व्यास एंड सतलुज वर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज, while the western rivers जिनमें हैं इंडस, झेलम एंड चेनाब वर लोकेटेड टू पाकिस्तान. So the Ravi flows through Himachal Pradesh and Punjab, forming the international border between India and Pakistan for a certain stretch before entering Pakistan to flow past Lahore and eventually merge with the Chenab River. सो अभी हाल ही में ये जो रावी रिवर है ये काफी चर्चा में रही बिकॉज इंडिया इज करेंटली वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक द शाहपुर कांडी डैम टू फुली यूटिलाइज इट्स शेयर ऑफ रावीज वाटर विच otherwise flows unutilized into Pakistan during the monsoon season. इसके साथ ही कुछ और पॉइंट्स आप याद रखेंगे जैसे कि जो रंजीत सागर डैम है वो भी रावी रिवर पे है. इसके अलावा जो चमीरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो भी रावी रिवर से संबंधित है और जो प्रपोज्ड ऊर्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो भी संबंधित है रावी रिवर से. बाकी आपने शाहपुर कांडी डैम के बारे में देखा ही. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which country announced its withdrawal from the Ottawa Convention in February 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने फरवरी 2026 में ओटावा कन्वेंशन से हटने की घोषणा की है. आप ध्यान रखेंगे ये जो ओटावा कन्वेंशन है ये माइन बैन ट्रीटी से संबंधित है. आपके ऑप्शंस हैं फिनलैंड, पोलैंड, हंगरी या फिर रोमानिया. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो हाल ही में जिस कंट्री ने विड्रॉल अनाउंस किया है ओटावा कन्वेंशन से वो है पोलैंड. आप देख सकते हैं Poland announced withdrawal from the Ottawa Convention to allow quick deployment of anti-personnel landmines along its eastern borders if needed. So Ottawa Convention, also called Mine Ban Treaty, bans use, production, stockpiling and transfer of anti-personnel landmines. So member countries must destroy stockpiled APLs within 4 years and clear planted mines within 10 years. Extension of up to 10 years can be requested for the mine destruction. Countries must submit annual reports on stockpiles, mine location, and destruction progress. So the treaty came into force on 1st of March 1999 and has unlimited duration. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में जो विड्रॉल किया है ओटावा कन्वेंशन से वो देश है पोलैंड. इससे पहले अगर हम बात करें तो फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने भी विड्रॉल का दावा किया है. अगर हम इस कन्वेंशन के बारे में बात करें तो ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि प्रोहिबिट करता है द यूज, प्रोडक्शन, स्टॉक पिलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल लैंड माइन्स. इसका ऑब्जेक्टिव है टू मिटिगेट सिविलियन हार्म कॉज्ड बाय लैंड माइन्स विच रिमेन लिथल लॉन्ग आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट एंड्स. सो अगर मेंबरशिप की बात करें तो करेंटली ये जो ओटावा कन्वेंशन है इसमें 164 स्टेट्स या कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं. लेकिन अगर हम मेजर पावर कंट्रीज की बात करें जैसे कि यूएसए, रशिया, इंडिया ये कंट्रीज ओटावा कन्वेंशन का पार्ट नहीं है. ये आप ध्यान रखेंगे. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Where was the 16th edition of exercise Vajra Prahar conducted in India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक्सरसाइज वज्र प्रहार है उसका 16वां संस्करण हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर गुजरात.
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है उसका आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कंडक्टेड 16th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार एट स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश। सो ये जो वज्र प्रहार है ये एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। And the objective is to strengthen defense cooperation and improve interoperability and joint operational readiness. साथ ही ये एक्सरसाइज प्रमोट करता है एक्सचेंज ऑफ एडवांस्ड स्पेशल ऑपरेशन टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। Year 2026 marks the 16th edition of this exercise and the training is conducted in realistic combat situations. सो आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष आयोजित होने वाली जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है वो 16th एडिशन है और इसका आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। आप ध्यान रखेंगे ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के मध्य आयोजित की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In February 2026, India signed an agreement to deepen MSME cooperation and advance green transition with which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई सहयोग को गहरा करने और हरित परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना या फिर मैक्सिको। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इंडिया ने ये अग्रीमेंट साइन किया है ब्राजील के साथ। आप देख सकते हैं India and Brazil signed a memorandum of understanding on 21st of February 2026 to deepen cooperation in the MSME sector and promote sustainable growth. So this MOU was signed between the Ministry of MSME and the Government of India and the Ministry of Entrepreneurship, Micro and Small Enterprises of the Federative Republic of Brazil. और ये जो अग्रीमेंट है इसको साइन किया गया ड्यूरिंग द विजिट ऑफ ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुइस लूला डा सिल्वा टू इंडिया। सो ये जो एमओयू है इसका एम है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेशन इन एरियाज सच एज मार्केट एक्सेस, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग फॉर एमएसएमईज ऑफ बोथ कंट्रीज। And it seeks to advance green transition by facilitating MSMEs access to green finance and enhancing their integration into global markets and value chains. सो हम ध्यान रखेंगे हाल ही में एमएसएमई की कॉपरेशन को लेकर के जो एमओयू साइन हुआ है वो हुआ है बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील। ब्राजील की बात करें तो ऑफिशियली इसको फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील के नाम से जाना जाता है एंड इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका। वैश्विक स्तर पर बात करें तो इट इज वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री बाय द एरिया एंड सेवेंथ लार्जेस्ट बाय द पॉपुलेशन। ब्राजील की जो कैपिटल है वो है ब्राजीलिया और यहाँ की जो मोस्ट पॉपुलस सिटी है वो है साओ पोलो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has been officially declared Naxal free after the surrender of the last armed Maoist? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अंतिम सशस्त्र माओवादी के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त हाल ही में घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर बिहार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो हाल ही में जो बिहार राज्य है उसको नक्सल फ्री घोषित किया गया है। आप देख सकते हैं
Bihar has been officially declared Naxal free after the surrender of the last Maoist Suresh Koda in Munger, and the announcement was confirmed by the DIG Rakesh Kumar of the Munger range. So, no armed Naxalite squad is currently active in any of the 23 previously affected districts of Bihar. Under the central government's surrender and rehabilitation policy, benefits will be provided to Suresh Koda, and in 2025, not a single Naxalite incident was reported in the state. During 2025, 220 Naxalites were arrested, and in 2012, 23 districts of Bihar were affected by the Naxal activities. सो आप ध्यान रखेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में जिस राज्य को नक्सल फ्री घोषित किया गया है वो है बिहार। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।